अच्छा, सबको आवाज आ रहा है? हाँ सर। ठीक, तो ओके। अब हम जा रहे हैं हमारा जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर्स है ना। तो सबसे पहले हम क्या किए ना, एक लीनियर ऑपरेटर को यहाँ पे चूज किए हैं जिसको हम ए कैप से डिनोट कर रहे हैं। ए कैप दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग करके लिखा गया है। इसको दोनों साइड में हम इसको एक जो आपका यूनिटेड मैट्रिक्स है उसके साथ और यूनिट ऑपरेटर है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन किए। ठीक, तो अब यूनिट मैट्रिक्स और यूनिट ऑपरेटर को आप यहाँ पर पुट करो। दिस इज सिंपल द वैल्यू ऑफ द यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे भी देखो, लेकिन दो अलग अलग बेसिस के बेस पे इसको लिखा गया है ताकि हम ये चीज़ों को मतलब इजीली उसको डिस्क्राइब कर पाए कि अगर मैट्रिक्स एलिमेंट का वैल्यू कैसा होना चाहिए, क्या वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो भी चलेगा, है ना। अगर दोनों का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखो, एक में फाई एन में मतलब जो आपका इंडेक्स है वो एन से और दूसरे में इंडेक्स एम से डिनोट किए हैं। अगर हम दोनों को ही मतलब किसी भी एक ही इंडेक्स अगर रिप्रेजेंट करते हैं दैट मीन्स कि हम मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह पहले से ट्रीट कर रहे हैं, जबकि हमको नहीं पता है कि वो मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ओके, तो इसलिए दो अलग अलग इंडेक्स को हम पहले चूज किए हैं। तो दो अलग अलग इंडेक्स को अगर चूज किए हो तो अब देखो यहाँ पे जो सेंटर में जो पोर्शन है दैट इज द ब्रा फाई एन, ए कैप ऑपरेटर और केट फाई एम, ये तीनों मिलके एक क्या बनाएगा ना, एक कंप्लीट ब्रैकेट नोटेशन बताएगा जिसके अंदर में एक ऑपरेटर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो फाई एन, ए कैप, फाई एम देखो नीचे लिखा भी है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा ना, एक एलिमेंट मैट्रिक्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो ब्रैकेट नोटेशन में जो पोर्शन लिखा गया है फाई एन, ए कैप, फाई एम, इसको ए एन एम ऐसे नोटेशन से लिखा जाता है। इससे पहले भी हम शायद लिखे थे एच एन एम, एच साई इक्वल टू ई साई जब फॉर्मूला बता रहे थे तो वहाँ पे इसको भी हम एच एन एम के फॉर्म से लिखे थे। तो वो फॉर्म इसी ब्रैकेट नोटेशन की वजह से लिखा जाता है। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ रहा मतलब ए एन एम अगर लिखा है दैट मीन्स दिस एन कॉरेस्पॉन्ड्स टू the complex conjugate portion, m corresponds to the real portion and the a corresponds to the operator. Okay, तो a n m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ a वेक्टर और a कैप जो ऑपरेटर है। तो ये आपका सेकंड जो सेंटर वाला जो पोर्शन था ये पोर्शन को आप सॉल्व करके ए एन एम लिख दिए। और क्या बचा है आपके पास ना, ये आपका एक केट फाई एन और ब्रा फाई एम, ये दोनों बचा है। लेकिन दोनों का इंडेक्स अलग अलग है, एक में एन दूसरे में एम है, इसलिए समेशन को एन और एम सभी के लिए लिखा गया है। दूसरी बात, एन और एम को देखो यहाँ पे एन कॉमा एम नहीं लिखा गया है, इसको एन एम ही लिखा गया है। दैट मीन्स ये दोनों एक मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट इसके आगे देखो। Now we see that the a cap is represented with the basis phi n. ओके, ए कैप ऑपरेटर को हम किसे रिप्रेजेंट किए हैं, एक फाई एन जो बेसिस है जो कि केट वेक्टर का बेसिस है उस बेसिस से रिप्रेजेंट किया। हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे इसी को जब हम केट वेक्टर को रिप्रेजेंट किए थे तब बाय ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, वहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात किया गया था, है ना। ए विदाउट कैप सिग्निफाइज ए मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे ये जो ए लिखा गया है इसके ऊपर में कोई कैप नहीं है, तो जब कैप नहीं है मतलब वो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। Okay, this matrix has a countably infinite number of columns and countably infinite number of rows. जो मैट्रिक्स आपके पास ये मैट्रिक्स जो मिलेगा ये ए मैट्रिक्स क्या है ना, इसके पास काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम और मतलब रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होगा जो जिसका वैल्यू क्या होगा मतलब इनफाइनाइट नंबर होगा बट यू कैन काउंट देम, मतलब एन का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, हाई ऑर्डर का वैल्यू। अब यहाँ पे जो चीज देखो बोला गया है the operator a cap is represented by a square matrix। तो इसका स्क्वायर मैट्रिक्स हम कैसे बोल रहे हैं, देखो ये नीचे वाला जो मैथमेटिक्स है ये उसको प्रूव कर रहा है। कैसे, बहुत सिंपल प्रूफ है। देखो ए एन एम का वैल्यू आप पहले लिखो फाई एन ए कैप फाई एम। ओके, एंड नाउ पुट इट इनटू द इंटीग्रेशन फॉर्म। तो इंटीग्रेशन फॉर्म में जैसे लिखोगे तो ये फाई एन एक्चुअल में क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो फाई एन स्टार हो गया, ए कैप फाई एम डी टाउ। ओके, अब फाई एन स्टार यहाँ पे एज इट इज है, लेकिन ये जो ए कैप ऑपरेटर है ये ए कैप ऑपरेटर क्या करेगा, फाई एम के ऊपर ऑपरेट करेगा। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स उस फॉर्म में, तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिखा हूँ ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स उसी फॉर्म में है।
दैट मीन्स ये जो ऑपरेशन होगा, इस ऑपरेशन की वजह से आपको क्या मिलेगा ना, एक आइजन वैल्यू एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली वही जो आपका जो प्रीवियसली आपके पास गिवन फंक्शन था, तो लैम्डा इंटू 5m आपको मिलेगा। तो ए 5m को हम रिप्लेस किए लैम्डा इंटू 5m से। अब लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू मतलब है कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको बाहर निकालो। तो क्या बचा है इंटीग्रेशन के अंदर में, 5n स्टार 5m डी टाउ। 5n स्टार 5m इसको हम ब्रैकेट नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे ना, ये जो n दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ब्रास स्पेस एंड m कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कैट स्पेस, तो n और m का एक कंप्लीट ब्रैकेट कॉम्बिनेशन, तो दिस विल गिव यू डेल्टा m इनटू डेल्टा सॉरी लैम्डा m इनटू डेल्टा nm। इसका वैल्यू एग्जिस्ट करना अगर होगा तो ये दो कंडीशन में सेटिस्फाई हो सकता है, आइदर 1 और 0, दैट मींस डेल्टा nm। तो आपको क्या मिल रहा है, a nm इक्वल टू लैम्डा m इनटू डेल्टा nm, ऐसा कंडीशन आपको मिला है। तो देखो क्या लिखा गया है, हेंस द मैट्रिक्स एलिमेंट्स विद n इक्वल टू m आर नॉन जीरो। जब n का वैल्यू m के बराबर हो जाएगा तो ये डेल्टा वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा, 1 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। दैट मींस मैट्रिक्स एलिमेंट का जो वैल्यू होगा वो नॉन जीरो अमाउंट, नॉन जीरो एलिमेंट होगा। लेकिन अगर n और m का वैल्यू अलग अलग है, मतलब n नॉट इक्वल टू m, तो क्या मिलेगा आपको, डेल्टा nm का वैल्यू जीरो मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया एल्स वेयर जीरो। तो आपके पास जो मैट्रिक्स एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट को अगर आपको एग्जिस्ट करना है तो ये एग्जिस्टेंस में क्या कंडीशन है, एक नॉन जीरो क्वांटिटी होना चाहिए पूरा मैट्रिक्स को। और वो नॉन जीरो क्वांटिटी कब होगा, जब आपके पास n इक्वल टू m होगा। तो n इक्वल टू n अगर होगा, दैट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। और तो अगर ऐसा कंडीशन है, दैट मीन्स आपका ANM जो होगा, ये ANM क्या मिलेगा ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ट्रीट होगा। ANM का स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, दूसरी बात यहाँ पे देखो एक लाइन और भी लिखा गया है कि द मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम कैसे लिख रहे हैं ना, आप इस कंडीशन को देखो, ANM इक्वल टू लैम्डा m इंटू लैम्डा nm, ये बोला जा रहा है। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग n इक्वल टू m होना चाहिए, मतलब ना रो का वैल्यू और कॉलम का ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो ये जो क्वांटिटी है ANM, तो सपोज n इक्वल टू m पुट कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, AMM इक्वल टू लैम्डा m इंटू 1। ओके, तो AMM यही एक वैल्यू होगा जो कि एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे ही आप m का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, A11, m का वैल्यू 2 पुट करोगे तो A22, 3 पुट करोगे तो A33। ये सब वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, 1 वैल्यू मिलेगा। लेकिन बाकी जैसे ही आप दूसरा वैल्यू में जाओगे, n और m का डिफरेंट वैल्यू में पुट करोगे, A1 और n का वैल्यू 1 और m का वैल्यू 2 पुट करोगे सपोज, तो क्या मिलेगा, A12 इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू डेल्टा 12। अब डेल्टा 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर n और m का वैल्यू अलग अलग है तो जीरो हो जाएगा। तो A12 ये जो वैल्यू था, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। देखो यहाँ पे मैं जीरो वैल्यू लिखा हूँ। ये जो यहाँ पे जो मैट्रिक्स एलिमेंट को लिखा गया है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट आपको सबसे पहले एंटायर मैट्रिक्स का टोटल एलिमेंट को बता रहा है। और फिर ये जो रेड कलर से मैं लिखा था, ये क्या बता रहा है ना, आपका ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसका डायगोनल अकॉर्डिंग ये सब जो वैल्यू मिलेगा, ये सब वैल्यू किसके बराबर होगा ना, ये जो लैम्डा m की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको मिलता जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा गया है, फॉर इंस्टेंस आई कैप इज अ सिंपल एग्जांपल, है ना, एक यूनिट मैट्रिक्स आपका एक सिंपल एग्जांपल है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखो यहाँ पे A11 का वैल्यू 1, A22 का वैल्यू 1, A33 का वैल्यू 1, लेकिन बाकी सारे टर्म्स का वैल्यू क्या है, 0 है ना। मतलब ये कंटिन्यूअसली ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल बराबर सारे के सारे एलिमेंट्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, जो कि आपका यूनिट मैट्रिक्स जिसको आप यूज करते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट। तो कुल मिलाकर बात क्या हुआ, मतलब समराइज करोगे तो यहाँ पे 3 कंक्लूजन आपको मिला है। गेट वेक्टर को हम कॉलम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रा वेक्टर को रो से, और ऑपरेटर्स को स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, ये आपका एक मतलब मैट्रिक्स ऑपरेटर को जब मैट्रिक्स फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है कि मैट्रिक्स और सिंपली जो आपका ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर
जैसे आप इसको जाओगे तो आपके पास ये जो ऑपरेटर मिलेगा, ये ऑपरेटर को आप किस फॉर्म में मतलब ट्रांसफर हो रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, जिसका सिर्फ डायगोनल करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है यही वैल्यू आपका एग्जिस्ट करेगा। अदर जो भी वैल्यूज उस मैट्रिक्स एलिमेंट पे होना चाहिए था, वो सब वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। कंडीशन किस लिए ना, वो आपका सिंपली क्रोनेकर डेल्टा जो फंक्शन है वहाँ पे डेल्टा एन एम, उस फंक्शन की वजह से आपको यही मिलेगा। ओके, किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है? लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस टॉपिक में देखो, अब नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और उसके साथ चेंज ऑफ बेसिस, और सेकंड पार्ट जो इसका लिखा गया है, रिप्रेजेंटेशन इन कंटिन्यूअस बेसिस। तो हम पहले पहला पार्ट को डिस्कस करते हैं, बाद में सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला तो काम क्या है कि आपको देखो ये दो चीज को जानना जरूरी है कि चेंज ऑफ बेसिस किसको कहते हैं, और यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो यूनिटरी जो वर्ड है ये कहाँ से आया। तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे यूनिटरी ऑपरेटर को यहाँ पे डिस्क्राइब किए। एक यूनिटरी ऑपरेटर क्या है ना, यूनिटरी ऑपरेटर यू कैप is represented by a unitary matrix. A matrix is said to be unitary if its inverse equals to its adjoint. Okay. तो देखो, एक यूनिटरी मैट्रिक्स किसको बोला जा रहा है ना, जब कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स, उस मैट्रिक्स का इनवर्स उसके एडजॉइंट के बराबर होगा, तो हम क्या बोलेंगे, जो मैट्रिक्स है वो एक यूनिट मैट्रिक्स है। और सिंपली एक यूनिट ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर है ना। देखो जैसे बोला गया कि एक यूनिटरी ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिटरी मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, जैसे अभी थोड़ी देर जस्ट पहले हम पढ़े कि एक ऑपरेटर को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, और वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो सिमिलरली यहाँ पे आप जो यूनिटरी ऑपरेटर को यहाँ पे यूज करोगे, वो यूनिटरी ऑपरेटर भी एक सिंपली यूनिटरी मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। और वो मैट्रिक्स कब यूनिटरी होगा ना, जब उसका इनवर्स उसके एडजॉइंट के बराबर होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन आपके पास दिया गया है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया यू इनवर्स इक्वल टू यू कैप ड्रैगर। तो आप यू इनवर्स को एक साइड में, दोनों को एक साइड में लिखोगे तो सिंपली यू ड्रैगर इनटू यू कैप, दिस विल बी इक्वल टू आई, और सिंपली यू कैप इनटू यू ड्रैगर, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू आई। मतलब यू कैप और यू ड्रैगर के पोजीशन को आप इंटरचेंज कर सकते हो, वैल्यू ये मतलब आपका एक मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ये वो रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि जो यू ड्रैगर जो सिंबल है, ये यू ड्रैगर आप इससे थोड़ी देर मतलब कल वाला लेक्चर में पढ़े थे हरमिशन एडजॉइंट में, है ना। तो मैं कल बोला भी था कि आपको ये जो ड्रैगर वाला जो सिंबल है ये आपका आगे हर एक जगह में काम आएगा, इसलिए मैं उस चीज को पढ़ा दिया था ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। अब यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन का बात किया जा रहा है। देखो, a unitary transformation is the application of a unitary operator to quantities like x, bras, operators and scalars. कब होगा एक यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ना, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक सिंपली एक ऑपरेशन है, और वो ऑपरेशन कब होगा ना, यूनिटरी ऑपरेटर यू कैप को हम ऑपरेट करेंगे इसके ऊपर, गेट के ऊपर, ब्रा के ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर, स्केलर के ऊपर। तो ये जो मतलब जो प्रोसीजर है ये हो जाएगा आपकी यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक ऑपरेटर एक गेट वेक्टर को ऑपरेट करेगा तो एक रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा। तो वहां पे जो ऑपरेटर यूज होगा वो ऑपरेटर को हम यहाँ पे यूनिटरी ऑपरेटर को ही वहां पे यूज करेंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा यूनिटरी ऑपरेटर का ऑपरेशन की वजह से आपके गिवन सेट ऑफ
ket vector or bra vector will be changed into another set of ket vector or bra vector. तो ये जो प्रोसीजर है ये कहलाएगा यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन. A vector A may be represented by its components in different coordinate systems or maybe in different bases. क्या बोला जा रहा है? एक वेक्टर को आप उसके कंपोनेंट के अकॉर्डिंग जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में. कैसे ना, सपोज आपके पास एक वेक्टर जैसे यहाँ पे ए लिखा गया है, तो ए वेक्टर को आपको मैं बोला एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जा रहा है. लेकिन जैसे ही मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको पोलर में, इसको स्फेरिकल पोलर में ले जाओ या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करो, तो आप तुरंत आर थीटा फाई या फिर आर फाई जे थीटा फाई जेड इस फॉर्म में आप तुरंत चेंज कर दोगे. x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर sin थीटा, जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे थे, और इवन हम थर्ड यूनिट हमारा जो हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम है उसमें भी हम वो सब चीजों को पढ़ेंगे. तो क्या हो रहा है ना, एक ही वेक्टर को आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट नोटेशन से एक्सप्रेस कर पाते हैं. सिमिलरली डिफरेंट बेस जिसको बोला जा रहा है, बेस मतलब इन द सेंस कि वहां पे हम उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की कुछ और सिस्टम ले रहे हैं. यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे, जो हमारा जो मेन टॉपिक है, मतलब जो ब्रैकेट नोटेशन में जो हम ब्रा स्पेस और केट स्पेस का बात करते हैं, यहाँ पे उसका जो बेसिक्स हैं उस बेसिक्स को हम बेस के नाम से डिनोट करते हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन बेसिस टू अनदर इज कॉल्ड द चेंज ऑफ बेसिस. एक बेसिस सेट से अगर आप दूसरे बेसिस में अगर आप ट्रांसफर हो गए तो कहलाएगा चेंज ऑफ बेसिस. मतलब आपके पास एक गिवन सेट ऑफ फंक्शंस है जो कि फाई एन एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब फाई एन एक ऐसा सेट है जिसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स है, फाई 1 है, फाई 2 है, फाई 3 है, फाई 4 है, ऐसा करते हुए बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ मतलब इंडिविजुअल वेक्टर्स. और एक दूसरा सेट ऑफ वेक्टर्स है जहाँ पे आपके पास वो ही मतलब फाइव वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, सपोज फाइव प्राइम्स. तो वहां पे आपके सेट ऑफ मतलब वेक्टर्स कैसे हैं, फाइव फाइव वन प्राइम, फाइव टू प्राइम, फाइव थ्री प्राइम. तो हम क्या करेंगे ना, एक वेक्टर, एक सेट ऑफ वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन से हम दूसरे सेट ऑफ वेक्टर्स से रिप्रेजेंटेशन में जाना चाहते हैं. मतलब इनिशियली आपके पास एक गिवन वेक्टर सपोज ए वेक्टर है, उस ए वेक्टर को आपके पास इनिशियली रहता कहाँ था, फाई एन के बेसिस पे था. अब हम चाहते हैं कि हमारा जो वेक्टर है ये वेक्टर फाई एन से नहीं, हम उसको फाई एन प्राइम से रिप्रेजेंट करें. तो फाइव सेट से चेंज करके हम फाई एन प्राइम में जैसे ही जाना चाहेंगे, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, फाई एन को चेंज करके फाई एन प्राइम में मतलब उसको ट्रांसफर करें, तो यहाँ पे बेसिस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब बेसिस का चेंज हो रहा है. इसी बात को यहाँ पे बोला गया है. The change of basis is required whenever we want to change a given representation to another convenient orthogonal set of functions. जाहिर सी बात है हम चेंज तब करेंगे ना जब हमको जैसा जरूरत पड़ता है. The components of a vector in a given basis can be expressed in terms of the components a vector in another basis through a transformation matrix. The एक set of vectors को एक particular basis के representation से हटा के हम दूसरे representation में उसी के अकॉर्डिंग वेक्टर के सहारे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और वहां पे जो चीज यूज होगा दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. कैसे करेंगे ना, देखो ये जो आगे का जो एक्सप्लेनेशन है ये एक्सप्लेनेशन आपको और क्लियर करेगा. लेट अस कंसीडर टू डिफरेंट बेसिस. एक दो अलग अलग बेसिस लिया जा रहा है. एक है फाई एन केट वेक्टर का बेसिस और दूसरा है फाई एन प्राइम का, मतलब ये भी एक केट स्पेस एज ओल्ड एंड न्यू बेस. ओल्ड एंड न्यू मतलब ओल्ड मतलब ये आपका जो फाई एन केट है और दूसरा न्यू जो आपका फाई एन प्राइम है. मतलब आपके पास गिवन एक वेक्टर होगा जो कि ओल्ड नोटेशन मतलब फाई एन में है और हम चाहते हैं कि उसी को हम फाई एन प्राइम में रिप्रेजेंट करें, मतलब एक न्यू सेट ऑफ स्पेस में रिप्रेजेंट करें. वी विल एक्सपेंड ईच केट फाई एन ऑफ द ओल्ड बेसिस इन टर्म्स ऑफ द न्यू बेसिस फाई एन प्राइम. अब हम क्या करेंगे, फाई एन जो सेट ऑफ वेक्टर्स है इन सेट ऑफ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे इसके सहारे न्यू सेट ऑफ वेक्टर्स. तभी हम बोलेंगे कि हाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है. ओके, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या किया कि फाई एन को लिखा गया है कैसे, फाई एन दिस इज इक्वल टू
समेशन ओवर एम फाई एम प्राइम, ये दोनों ऑब्वियसली एक केट है और एक ब्रा है। तो ये जो जिसको मैं यहाँ पे अभी ब्रैकेट में लिखा हूँ, दिस इज नथिंग बट अ यूनिट मैट्रिक्स और यूनिट वेक्टर और यूनिटरी वेक्टर, है ना। मतलब एक यूनिट मैट्रिक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाई एन के साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हूँ, तो इसका असर कुछ नहीं होगा। तो फाई एन दिस इज इक्वल टू सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द केट वेक्टर, सिंपली दैट फाई एन। अब यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे मैथमेटिक्स को सॉल्व करो, फाई एम प्राइम फाई एन, तो ये देखो दो अलग अलग मतलब क्वांटिटीज हैं, फाई एम प्राइम और फाई एन। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, यू एम एन से रिप्रेजेंट किए। ठीक, तो यू एम एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई एम प्राइम और फाई एन का कंप्लीट ब्रैकेट नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे ये फाई एम प्राइम जो आपका केट स्पेस में जो था, ये एज इट इज रह जाएगा। ओके, here the matrix U expresses the transformation from one old basis, from the old basis phi n to the new basis phi n prime। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ओल्ड बेसिस आपका क्या था, phi n था, और अब हम इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, नया सेटअप बेसिस में जो कि phi n प्राइम से डिनोट किया जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो यू एम एन दिस इज मल्टीप्लाइड बाय phi m प्राइम, मतलब एक प्राइम से मतलब स्पेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। द मैट्रिक्स यू इज कॉल्ड दस द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। यू को हम क्या बोलते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो यू अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, तो इसका डिफरेंट जो एलिमेंट्स होगा ये कैसे दिखेगा, एम और एन का जो डिफरेंट वैल्यू होगा उसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होगा। और दूसरी बात, ये जो मैट्रिक्स है इसको वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, ये भी एक डेल्टा एम की तरह ट्रीट होगा। एम और एन इन दोनों का वैल्यू कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो तभी ये एक कंटिन्यूअसली फ्लो में एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स कि जब आप एम और एन का कंट्रीब्यूशन मतलब कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो फाई वन प्राइम फाई वन मतलब एम और एन का वैल्यू वन वन है। अब फाई टू मतलब ये आप रो को मतलब एम जो है वो आपका रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो फाई एन जो एन है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये देखो आप एम का वैल्यू वन पुट करो तो ये कंटिन्यूअसली वन वन टू थ्री पुट होगा, और यहाँ पे भी फाई एन की करस्पॉन्डिंग फाई वन पुट हुआ है, फाई टू और सिमिलरली यहाँ पे फाई थ्री। तो ये दिस इज नथिंग बट द मतलब एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी कैन इजीली शो दैट यू इज यूनिटरी। अब हमको बताना ये है कि यू एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। ओके, यू हमारा क्या है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो इसको बहुत इजीली हम प्रूव कर सकते हैं ये यूनिटरी मैट्रिक्स कैसे होगा ना। हम यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक मैट्रिक्स को हम यूनिटरी कब बोलते हैं, या फिर एक जो आपका ऑपरेटर है उसको कब बोलेंगे यूनिटरी, जब u इंटू यू ड्रैगर दैट विल बी इक्वल टू आई कैप। तो यहाँ पे u इंटू यू ड्रैगर का वैल्यू अगर हम आई कैप शो कर पाए, तो हम जरूर बोल सकते हैं कि हमारा ये जो u कैप है ये एक यूनिटरी वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे यू ड्रैगर को, दिस इज नथिंग बट एन ऑपरेटर, तो इस ऑपरेटर को हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं कहाँ पे, फाई एम और फाई एन का एक ब्रैकेट के बीच में। ठीक, तो आपको दिख रहा है ये एक ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन की वजह से क्या होगा ना, यू कैप और यू कैप ड्रैगर इसके बीच में भी देखो हम फिर से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर को, जो कि आपका क्लोजर रिलेशन से बताया जाता है, क्लोजर रिलेशन और कंप्लीटनेस जो रिलेशन है। तो यहाँ पे बस सिंबल को अलग किया गया है ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए। ओके, यहाँ पे देखो एक नया इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि एल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देखो लाइन से इसको अंडरलाइन किया हूँ कि फाई एम यू कैप और फाई एल ये एक ब्रैकेट नोटेशन को कंप्लीट करेगा, एंड दैट विल गिव यू यू एम एल। ओके, और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो चीज को मैं अंडरलाइन किया हूँ, फाई एल ब्रैकेट नोटेशन में मतलब ब्रा फाई एल यू कैप ड्रैगर गेट फाई एन, तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यू एन एल का स्टार। क्यों यू एन एल का स्टार होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक ड्रैगर सिंबल है। ओके, तो ड्रैगर सिंबल जैसे ही है, आप ड्रैगर को हटा दोगे तो फाई एन और फाइल यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, और इंटरचेंज जैसे ही होगा तो इसके साथ एक स्टार मार्क भी लग जाएगा, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नेचर को बताएगा। तो ये यू एन एल का स्टार। अब यहाँ पे दोनों को देखो, देखो यहाँ पे यूएमएल का वैल्यू लिखा गया है, सिमिलरली यूएनएल का स्टार का वैल्यू भी देखो यहाँ पे लिखा गया है, जो चीज अभी मैं बता रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो
इक्वेशन नंबर 3 को हम यहाँ पे फिर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 को आप थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन नंबर 3 को मतलब फाई एम प्राइम और फाई एन, इसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे ना, वहाँ पे यू एम एन था, यहाँ पे यू एम एल है, तो एन को रिप्लेस करो एल से, तो फाई एम प्राइम और फाई एन। सिमिलरली यू एन एल स्टार के लिए क्या हो जाएगा ना, पहले एन होना चाहिए था, बाद में एल होना चाहिए था, लेकिन स्टार है इसीलिए इसको डायरेक्टली लिखा गया है, एल पहले एन बाद में, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 6 से बताया जा रहा है। अब आप इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 5 में इंट्रोड्यूस करो। ये जो सेटअप अभी इक्वेशन आपको मिला, इक्वेशन नंबर 6, यूएमएल और यूएनएल स्टार्ट, यूएमएल और यूएनएल स्टार्ट, ये दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो, तो आपको क्या वैल्यू मिल रहा है। देखो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपली वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, फाई एम प्राइम, फाई एल और फाई एम प्राइम। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे, फाई एल केट और फाई एल ब्रा, और इसका जो इंटीग्रेशन का जो समीशन का जो सिंबल है, ये समीशन सिंबल किसके ऊपर है ना, एल के बेसिस पे ऊपर। ओके, तो ये जब अगर समीशन ओवर एल फाई एल इंटू फाई एल, ये क्या बताएगा ना, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई कैप को बताएगा, तो दिस इज रिप्लेस्ड बाय आई कैप, और इसको हम यहाँ से हटा दिए, तो आपके पास क्या बचा अभी, फाई एम प्राइम इंटू फाई एन प्राइम, यही दोनों बचेगा। तो फाई एम प्राइम और फाई एन प्राइम ये दोनों अगर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वैल्यू कब मतलब इसका आपको नॉन जीरो वैल्यू कब मिलेगा, जब एम और एन का वैल्यू ये वन होगा तभी। तो ये डेल्टा एम एन का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एंटायर जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन कैसा होगा। तो ये वैल्यू वन का होगा जब आपके पास एम और एन इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो एम और एन का वैल्यू जब सेम होगा, तो ये जो आपका ऑपरेटर था, ये ऑपरेटर एक सिंपली कैसा वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा, एक यूनिट वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा, मतलब एक आई कैप की तरह ट्रीट करेगा। ओके, डेल्टा एम एन का वैल्यू मैं फिर से बता रहा हूँ, डेल्टा एम एन का वैल्यू जब वन हो जाएगा, तो डेल्टा एम एन का आप रिप्लेस करो वन से, तो दिस इज नथिंग बट वन। यहाँ पे एम और एन दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब सपोज दोनों का वैल्यू एम हो गया, तो फाई एम यू कैप ड्रैगर फिर फाई एम। ओके, तो ये एक ऐसा सिचुएशन हो गया है कि ये कंप्लीट ब्रैकेट नोटेशन का वैल्यू वन मिल रहा है। दैट मीन्स अगर आपका ये जो बीच का जो ऑपरेटर है, इसका वैल्यू जब तब पॉसिबल होगा जब इसका वैल्यू आइडेंटिटी ऑपरेटर आई कैप की तरह ट्रीट होगा, तो आपके पास क्या बचेगा ना, सिंपली एक ब्रैकेट नोटेशन में फाई एम, तो ये वैल्यू डायरेक्टली वन को ही शो करेगा। दैट मीन्स यू कैप इंटू यू कैप ड्रैगर, दिस इज इक्वल टू आई कैप। ओके, तो एक आई कैप मतलब आपका जो यूनिटरी ऑपरेटर है, वो एक मतलब आपका जो यू कैप जो ऑपरेटर था, वो यूनिटरी प्रूव हो गया, मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वो यूनिटरी प्रूव हो गया, जो कि हम स्टार्टिंग से प्रूव करना चाहते थे। ओके, अब हमारे पास जो आगे का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केप्स एंड ब्रास एंड ऑपरेटर्स, ये सारे के सारे जो पोर्शन है इसको मैं कल डिस्क्राइब करूंगा। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक जितना भी हुआ है, इन सबको अगर अच्छे से पढ़ के आओगे, तो आप लोग को इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, किसी को कुछ भी सवाल पूछना है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है, आपके पास एक गिवन सेट ऑफ वेव फंक्शन होगा, उस वेव फंक्शन के ऊपर आप आपका जो ऑपरेटर है उसके साथ ऑपरेट करोगे, तो रिजल्ट आपको मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि जब आपके पास हम एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल तक कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बाकी स्टेट को हम बोल देते हैं कि यहाँ पे एनर्जी वैल्यू जीरो है, बट एनर्जी वैल्यू जीरो है दैट डज नॉट मीन कि वहाँ पे एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता है। आप जब ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे तब आपका रिजल्टेंट वैल्यू जीरो मिलेगा, है ना। तो उसी चीज को अगर आप सिग्निफाई करोगे
तो आपको क्या लगेगा कि आपके पास जो भी ऑपरेटर्स को आप यूज कर रहे हो वो सब कहाँ तक एक्सटेंड होना चाहिए एक्चुअल में, जहां तक आपके पास मतलब इनएट ऑर्डर तक वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे काउंटेबली इनफाइनाइट ये टर्मिनोलॉजी आ गया है। काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब आपके पास जो भी n का वैल्यू होगा वो n का वैल्यू कैसा होना चाहिए, यू कैन काउंट बट इट इज वेरी लार्ज, ये है टर्मिनोलॉजी। और एनीवन आप लोग अपना अपना माइक ऑन कर सकते हैं। किसी को पूछना है तो भी झिझक पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं मीटिंग क्लोज करूं अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो। सर अभी तो डाउट नहीं है। ओके ठीक है, फिर मैं मीटिंग को क्लोज करता हूँ। यस। हाँ सर, थैंक यू आप सभी को। थैंक यू सर। थैंक यू सर।